नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पंचकुला में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई। ये 2 घंटे तक का मंथन चला। अब इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा ये देखना है। 24 की तैयारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि 60 दिन की यात्रा निकलनी है। संगठन में बदलाव को लेकर भी कुछ हो सकता है। चुनावी मोड में भाजपा है। इस बड़ी बैठक के बाद बीजेपी की तैयारियां क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, उसे समझेंगे। और दूसरी पार्टियां इस वक्त क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि आज नायब सैनी ने बताया कि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं। विपक्ष भी ये कहता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा अब चुनाव एकदम सर पर है। एक और 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव हुआ और अब ये जो बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम नेता पहुंचे थे, समझेंगे इसके मायने क्या है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल 2024 चुनावों के नाम रहने वाला है और इन चुनावों को अपने नाम करने के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसकी पानगी पंचकुला में देखने को मिली, जहां प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में महा बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मंच सजा, कुर्सियां भी लगी और उस पर विराजित हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और चुनावों की रणनीति का खाका खींच दिया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा भी अहम विषयों में से एक रही। यात्रा के अंदर हमारे सभी सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण और सभी विधायकगण, और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे मेयर, जो ये प्रमुख हमारे व्यक्ति हैं, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं हर जो कार्यक्रम होगा, एक दिन के अंदर ये यात्रा 2 कार्यक्रम करेगी और उसके अंदर एक एक हमारा, चाहे कहीं विधायक रहेगा, कहीं सांसद रहेगा, कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं हमारे राज्यपाल महोदय रहेंगे। ये यात्रा जो है वो सरकारी होगी या पार्टी की होगी? नहीं, देखिए, ये सरकार की तरफ से इसको वो किया जा रहा है। इसमें जैसे अध्यक्ष, और इसके अंदर डीसी नोडल अधिकारी है। जिस तरह से आपने, तो आपको भी स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। हमारे सभी कार्यकर्ता पन्ना से लेकर के, हमारे पास एक कार्यकर्ताओं की पूरी चैन है। पन्ना है, हमारे पास बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ से हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र से हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, जिला का कार्यकर्ता है, प्रदेश का कार्यकर्ता है। एक पूरी चैन है और वो चैन डट करके जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, आज कल्पना से परे की ये बातें हैं कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार का अधिकारी लग जाता। नायब सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इस यात्रा के जरिए उन सभी लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। जाहिर है बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत अहिनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, अनुराधा शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो मंथन चल रहा है, अमृत निकलेगा क्या? निश्चित तौर पर जब मंथन होता है तो किसी भी अच्छे मंथन का मंतव्य, मकसद अमृत निकालना ही होता है, लोक कल्याण ही होता है। भारतीय जनता पार्टी तो भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत के जन जन के कल्याण के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करेगी, कोई अभियान चलाएगी, उसमें से विजयश्री भी हासिल होगी, उसमें से अमृत भी निकलेगा, उसमें से नई ताकत, नई ऊर्जा, नवोन्मेष का संचार पक्के तौर पर होने वाला है। वरुण भाई, आज की बैठक जो है उसको एक मायने में तो रूटीन बैठक कह सकते हैं आप, कि हमारे यहाँ इस तरह की बड़ी बैठकें वो नियमित अंतराल पर हो सकती हैं, परंतु ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि इस बैठक का आयोजन नए अध्यक्ष के रूप में श्री नायब सैनी जी की नियुक्ति, उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद हुआ है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उसकी कमान संभालने के बाद
उनकी अगुवाई में होने वाली बैठक होने के कारण इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और दूसरा, सामने एकदम लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है, हमारे सामने ये लक्ष्य है, चुनौती भी है, मंजिल भी है, ध्येय भी है कि हमने 2024 में भी 19 की तरह 10 के 10 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय गुलदस्ते का हिस्सा बनाने हैं। तो उसकी तैयारी, उसकी रणनीति पर चर्चा के लिए यह बैठक रही। और इसके साथ साथ उसके तुरंत बाद जो राज्य का चुनाव होना है विधानसभा का, क्योंकि वो भी बहुत दूर नहीं है, तो चुनावी मोड में क्योंकि ये बैठक थी, तो इसको आप बहुत महत्वपूर्ण बैठक मान सकते हैं। और हम विश्वास के साथ एक बात आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि लोकसभा के लिए उनके यहां अभी तैयारी का तो भी शुरू नहीं हुआ, और हम तैयारी की बहुत एडवांस स्टेज पर हैं। यहां तो ऐसे दल भी हैं जिनसे एक संगठन नहीं बना 10-10 साल से। यहां कुछ ऐसे दल हैं जिनका हरियाणा में अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल देखने दिखाने के लिए हैं। ऐसे दल भी आपके पैनल पर हैं। हरियाणा की जनता का पानी लूटकर वो पंजाब में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जिनको हरियाणा की जनता घुसने नहीं देगी। और ऐसे भी दल हैं उन आकार वो एक सीट पर रह गया है। हमारा जिन लोगों से मुकाबला है, हम ये जानते हैं और हरियाणा की जनता भी ये जानती है कि ये सारे मिल जाएं, जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं बार बार ऐसे या वैसे, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, इनका मिलाकर के घोल भी बना लिया जाए, तो भी इनके नतीजे गोलमाल होंगे, आड़माड़ होंगे, और हम हरियाणा में भी और केंद्र में भी नए सिरे से तीसरी सरकार, सीरीज में तीसरी सरकार देने जा रहे हैं। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, नायब सिंह सैनी जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे कि जन संवाद यात्रा निकलनी है, जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उन सबसे मिलना है। कुल मिलाकर बात तैयारी की है। अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे दल हैं जिनका संगठन नहीं बना, जिनकी तैयारी का तय भी नहीं है, और वो अपनी तैयारियों में कहीं आगे हैं। आपको दिख रहा है बीजेपी तैयारी में उसको एज है? अनुराधा जी को, भाई रजवंत जी को, भाई वीरेंद्र चौहान जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा के हर दीवार पर साफ लिखा हुआ है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। भाजपा दूर दूर तक कहीं भी कांग्रेस के मुकाबले में नहीं है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना लेना हर एक का अधिकार है। हमारा संगठन नहीं है ये कहकर रिजेक्ट वो कर सकते हैं, पर सब जानते हैं, सारा देश जानता है और आप भी जानते हैं, मोदी, भाजपा, खट्टर, राहुल गांधी कांग्रेस से बुरी तरह डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और हरियाणा में कौन नहीं जानता कि कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है, और वो ये कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं। अरे गठबंधन में आप हैं, हम तो गठबंधन में है ही नहीं, हम तो अकेले ताल ठोक रहे हैं। और हरियाणा तड़प रहे हैं गठबंधन के लिए। अरे भैया क्यों नहीं कहते? हमारा तो होगा या नहीं होगा, हमारा तो इंडिया गठबंधन बना हुआ है। आप अपनी सोचिए, आपका क्या होगा, मतलब तेरा क्या होगा काल, ये आप अपनी सोचिए। हमारा तो भैया साफ लाइन है कि हमने इंडिया गठबंधन बना लिया है, और इंडिया गठबंधन राज्य वाइज अपनी सीटें तय कर लेगा कि कहां हमने गठबंधन करना है, कहां हमने नहीं करना। हमारी नीति साफ है। आपकी तो आज तक ये साफ नहीं है कि आप इकट्ठे लोग या अलग लड़ोगे। अपने ही गठबंधन के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो। हम कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे आपकी तरह। जो लोग अपने गठबंधन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, वो हम पर कितनी करते हैं, मुझे तो आश्चर्यजनक बात है। और रही बात आपकी बैठक की, जो बात मैं कहना चाहता था, पिछले अभी एक चैनल पर अमर चौहान साहब साथ थे, जो मैं कह रहा था कि भाई ये औपचारिक बैठक है, उसमें ये नकार रहे थे, या इन्होंने मान लिया कि विद्रोही यहीं से स्टार्ट करेगा। भाई औपचारिक बैठक की पहला अध्यक्ष बना है, और आपने कहा मैं कहता कुछ हो, विद्रोही जी को सुना कुछ देता है, समझ नहीं आता मुझे। सर सुन लीजिए ना, आपका आप मेरी भी सुन लीजिए, मैं सर आपके बीच में नहीं बोला। वरुण जी ने रही थी कसर, वरुण जी ने पूरी कर दी। वरुण जी ने कहा 2 घंटे की बैठक में बड़ा भारी मंथन हुआ। वरुण जी, जहां सारे सांसद हो,
सारे विधायक हो, सारे मंत्री हो, हारे हुए जीते हुए उम्मीदवार हो, पूरा पार्टी का संगठन हो, वह 2 घंटे में पहले अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है उसमें क्या तो मंथन होगा। कुछ समय तो आध घंटा तो स्वागत में चला गया, 1.5 घंटा नेताओं के भाषण में चला गया, बड़े नेताओं के में कहाँ टाइम था मंथन का। हाँ, औपचारिकता पूरी कर ली, वो नए अध्यक्ष कोई भी बनता है वो करता है, भाजपा ने भी कर लिया। दूसरी बात जो मुझे सबसे गंभीर आपत्ति है, भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में 70 साल में पहली बार सत्ता का इस तरह नगन दुरुपयोग हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। चुनाव लोकसभा के 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सरकारी पैसे पर सरकारी रथों में चुनाव की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे। रहे हैं आप इससे अधिक, इससे मैंने नहीं कहा, श्रीमान आपके अध्यक्ष नायब सैनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो श्री वरुण गोयल जी ने हमको सुनाई है कि राज्यपाल जी भी आएंगे एक आध जगह। इससे अधिक सत्ता का लगन नाच और क्या होगा कि भाजपा इतनी हार से बौखला गई है, अब उसे अपने कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास नहीं। अब वो सरकारी अधिकारियों के बल पर चुनाव की तैयारी कर रही है। नोडल अधिकारी डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक, डायरेक्टर जनरल पुलिस का काम कानून व्यवस्था जी विद्रोही जी होता है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार करने का। ठीक है, ठीक, नहीं, सुन लीजिए ना सर, 2 और मेहमान है ना। लास्ट बात सुन लीजिए ना सर। हर जगह चौहान साहब आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए। एक IAS अफसर की तैयारी, एक IAS अफसर, क्या आपने वरुण गोयल जी अपनी पत्रकारिता के समय कभी सुना है कि चुनाव की तैयारी सरकारी अधिकारी कर रहे हैं? इससे अधिक सत्ता का नगन दुरुपयोग क्या होगा? और ये अपने आप में बताता है भाजपा मान चुकी है कि उसके कार्यकर्ताओं में कोई दम नहीं, उसके संगठन में कोई दम नहीं। अब केवल अगर वो चुनाव जीत सकती है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीत सकती है, वरना देश की और हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देश में, और हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता सौंपनी है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। ठीक है, रुक जाइए, जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद चौहान साहब आपको आता हूं। रजवंत, ये बताएं, ये बीजेपी के कार्यक्रम, ये तैयारी, ये जो अभियान है, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं, बीजेपी को तैयारी में बढ़त है बाकी पार्टियों के मुकाबले? नहीं, ये किसने कहा है वरुण भाई कि बीजेपी कर रही है? अरे मैं तो ये पिछले साल से तैयारियां चल रही है। कोई भी पार्टी जो चुनावी साल आ गया तो उसमें ये तैयारी करती है। वैसे तैयारी के मामले में अगर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो वो सबसे आगे रहता है, वो बढ़त लेने में आगे रहता है। कारण है उसका कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी घर नहीं बैठा, और वो जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। संगठन की अगर हमारे साथी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी बात कर रहे थे कि उनके पास एक मजबूत संगठन है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनका संगठन केवल और केवल कागजों तक सीमित है। इनके जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, इनने पन्ने फट चुके हैं। जो 75 पार का जो पिछली बार इन्होंने नारा दिया था, वो नारा आपने देखा कि नारा कैसे धराशायी हो गया। 75 पार में ये कहीं भी नहीं रहे। और इस बार भी एक बार मैं तो चौहान साहब से भी पूछना चाहूंगा, इस बार कोई नया नारा देंगे या 75 पार का ही नारा देंगे? लेकिन पिछली बार जो हालात में, उसमें तो कहीं ना कहीं जेजेपी ने इनके साथ कहीं ना कहीं मिलकर सरकार बनाने का काम किया, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता इनको ऐसा मौका नहीं देगी। आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के जो संगठन है, वो संगठन के बलबूते पर और उनके जो कार्यकर्ता गांव-गांव में जिस प्रकार से जटे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान आम जनता के साथ जुटकर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए लगे हुए हैं। एक बार देखना 2024 में बदलाव की लहर आएगी। और जिस प्रकार चौधरी देवीलाल की नीतियां एक बार पहले आई थी, ऐसा ही चौधरी अभय सिंह चौटाला भाई चौधरी देवीलाल की नीतियों पर तो जेजेपी क्लेम कर रही है ना, समस्या भी है। वरुण जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जेजेपी ने बिल्कुल चौधरी देवीलाल की नीतियों का उन्होंने केवल नाम लिया, चौधरी देवीलाल जी की फोटो का उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने उन नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के कदमों में रखने का काम कर दिया। और वही आज हरियाणा की जनता जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो रणजीत चौटाला भी क्लेम कर रहे हैं, आदित्य चौटाला भी क्लेम कर रहे हैं। यहाँ तो धड़े ही बहुत है ना भाई, उनकी नीतियों को क्लेम करने वाले, उनकी विरासत को क्लेम करने वाले। तो वही चीज बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से चौधरी, आप पब्लिक को भरोसा दिला देंगे कि उनकी विरासत जो है असली वो आपके पास ही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप एक देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम क्यों लिया?
क्यों कहा जाता है? क्या त्याग किसान आंदोलन में जो त्याग दुष्यंत चौटाला जी को करना था, अगर वो जननायक चौधरी देवलाल की बात करते, उनकी नीतियों की बात करते, तो किसान कमेरे के साथ खड़े होते। लेकिन वो किसान कमेरे के साथ खड़ी नहीं होकर उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया और उन्होंने सत्ता की मलाई को चाटा। और वहीं पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों का साथ देने के साथ साथ अपने पद को त्याग दिया और कहा कि किसानों के लिए क्या, मैं मजदूर कमेरे किसी भी वर्ग के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आगे बात आगे मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ। अनुराधा जी, भाई आप लोग की लिस्ट आ रही थी, सूची आ रही है, आप भी प्रभारी बना रहे हैं, जो आप भी जगह जगह पे पदाधिकारी तैनात कर रहे हैं। बीजेपी बता रही है कि वो उसकी तैयारी दूसरी पार्टियों के मुकाबले कैसी है? अनुराधा जी देखिए, म्यूट का बटन तो नहीं दबा हुआ है। बोलिए। नहीं, मेरी तरफ से बोलिए जी। मैं चौहान साहब बहुत अच्छे लगता है, बड़े सुंदर ढंग से अपनी बात को रखते हैं। ये बात ठीक है कि 2024 का पूरा वर्ष चुनाव में जाना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ चौहान साहब को कि जो भाजपा की भाषा है, उनका आचरण उसको झुठला रहा है। पार्टियां चुनाव की तैयारी करती है, ये बात ठीक है। किसी की सरकार बन चुकी है, किसी की सरकार बनने वाली होगी, किसी की सरकार कभी नहीं बनेगी। अभी उन्होंने एक तंज कसा कि भाई कुछ पार्टियां तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो अस्तित्व में आने की तैयारी भी तो होती है ना। सही बात है, लेकिन सरकार चुनाव लड़ने की तैयारी करे, ये पहली बार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। मैं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि सरकारी पैसे पे सरकारी अमला जनता में जाके संपर्क करेगा सरकार की नीतियों के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को खो चुकी है हरियाणा के अंदर। आज प्रदेश से लेके और ब्लॉक और मंडल और अपने शक्ति केंद्र और जो भी इनके पन्ना प्रमुख है, वहां तक एक असंतोष का जो क्लेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वही कारण है। इनका आचरण खुद इस बात को साबित कर रहा है कि इन्हें सरकार का सहारा लेके, डीसी को नोडल ऑफिसर बना के, पुलिस को साथ लेके जनता के बीच में जाने की जरूरत पड़ रही है। आप मुझे बताइए, क्या किसी सरकार को यह हक है कि वो किसी पार्टी के प्रचार का काम करे? अरे सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन सरकार पूरी जनता की होती है। सरकार के खजाने के ऊपर, सरकार के पैसे के ऊपर जनता का हक होता है। उसे आप अपने पार्टी प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया मन की बात से लेकर दुनिया भर की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक खर्च करती है। ये जनता का पैसा है। आप जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऊपर से इस बात की बधाई लेना चाहते हैं, ऊपर से इस बात की बढ़ाई लेना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ वरुण भाई आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे 75 पार का नारा देके तो ये 41 में सिमट गए थे, और अब की बार इन्हें पता चल जाएगा कि इनके पैरों के नीचे जमीन है या नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने में कोई नहीं होती। रही तैयारी की बात, आम आदमी पार्टी की कभी सरकार हरियाणा के अंदर नहीं रही, उसके बावजूद भी 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को हमने बनाया है। हमने वार्ड और ग्रामीण लेवल तक अपनी समितियां बना के, अपने प्रभारी बना के तैयारी की है। तो अस्तित्व में आए तो अस्तित्व में आने की पूरी तैयारी है, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आप सरकार को चुनाव लड़वा रहे हैं, ये आरोप है। अच्छा देखिए, आरोप लगाने वालों की समझ पर मैं मुस्कुरा तो सकता हूं, व्यंग्य तो कर सकता हूं, उनसे सवाल तो पूछ सकता हूं। आदरणीय खूब बोले, खूब सुना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से हमारे विद्वान प्रवक्ता साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी, अनुराधा जी यहाँ पर विराजमान हैं, इनमें से किसी को भी किसने बताया कि ये जो यात्रा निकल रही है ये किसी चुनाव की तैयारी की यात्रा है? सरकार की एक यात्रा है और सरकार की यात्रा सरकार के खर्च पर हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जनता का पैसा जनता के अधिकारियों के माध्यम से जनता तक, जनता की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए खर्च करना, यही तो सरकार का काम है। सरकार की विभिन्न जो जन कल्याण की योजनाएं हैं,
लाभकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ देश की जनता तक कितनी मात्रा में पहुंच रहा है, इसका मूल्यांकन सरकारी स्तर पर हो। एक यात्रा व्यापक पैमाने पर चलने वाली यात्रा के माध्यम से जहां लाभ नहीं पहुंचा वो लाभ वहां पहुंचाया जाए, और जहां लाभ पहुंच गया उनसे भी फीडबैक ली जाए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर एक यात्रा के माध्यम से, जिसका श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया है, वो हरियाणा में भी यात्रा हो रही है, तो उसको राजनीतिक यात्रा का नाम देकर हमारे विरोधी क्या हासिल कर लेंगे। हम तो सरकार द्वारा संचालित इस यात्रा में हरियाणवी नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जन जन के बीच में जाकर इस यात्रा का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल जाए, उसके लिए काम करने वाले हैं। इस काम से आप हमें क्यों रोकते हैं? आप भी आइए ना। सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक से अगर नहीं पहुंच रहा कहीं या कम पहुंचा है तो आप आए, बताएं। आपको मान लीजिए वेद प्रकाश विद्रोही जी किसी योजना के लाभ के पात्र, अनुराधा जी एक क्षण अनुराधा जी, मेरी बात पूरी हो जाए। अनुराधा जी नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, एक यात्रा निकलेगी, 5000 स्थानों पर वो यात्रा जाएगी। उस यात्रा में, उस यात्रा का उद्देश्य होगा सरकार की योजनाओं की पहुंच का मूल्यांकन करना, फीडबैक लेना और अधिक लोगों तक पहुंचाना। उस यात्रा में आप कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग भी आकर के सदाशयता के साथ राजनीति करने के बजाय कोई सुझाव दें, गरीब, पिछड़े, जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने में उस यात्रा में शामिल लोगों की मदद करें। आपका भी स्वागत है। आप उसको राजनीतिक यात्रा कहकर उसका मूल्य कम कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जनता को लाभ न मिले इस कल्याणकारी यात्रा का। ये दृष्टिकोण सही नहीं है। रही बात राजनीति की, अनुराधा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में और देश में सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी होने के कारण, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी होने के कारण हमारा राजनीतिक अमला बहुत बड़ा है। उसकी चिंता मत करिए, वो अपना काम निरंतर करता रहता है, करता रहेगा। हम दोनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग करना भी जानते हैं और दोनों को मिलाकर भी देश की जनता को लाभ देना जानते हैं। आपको समस्या हो सकती है क्योंकि आपको लगेगा कि इस सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तो बाद में लाभान्वित होगी, पहले तो भारत की जनता लाभान्वित होगी। आप हमारा विरोध करने के चक्कर में हरियाणा की और भारत की जनता का विरोध करना बंद करें। ये नकारात्मक राजनीति ठीक नहीं है। रही बात 2024 की, तो 2024 में अनुराधा जी की पार्टी, जिस पर यह आरोप है और प्रमाणित आरोप है कि वो हरियाणा के हिस्से के पानी पर पंजाब में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उस पार्टी को हरियाणा में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चौधरी देवीलाल की विरासत का दावा ठोकने वाली इंडियन नेशनल लोकदल को लोगों ने एकदम ठोक बजाकर ये बता रखा है कि उनसे 10 गुना ताकतवर तो जननायक जनता पार्टी उस विरासत की हकदार है, और एक हकदार तो उनके हमारे साथ ही हैं, चौधरी रणजीत सिंह। तो ये अपनी जमीन तलाश रहे, अभी तो वहीं पर रहेंगे। और कांग्रेस, अंतिम वाक्य कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस और विद्रोही जी पहले अपने घर के विद्रोह समाप्त कर लें, अपने कलह को समाप्त कर लें। पहले ये तय कर लें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जारी करेंगे कि शैलजा जी जारी करेंगी। कांग्रेस का संगठन कब बन जाएगा? अब भी नहीं बनेगा क्या? अगले 5 साल तक उसको इंतजार कराएंगे क्या लोगों को? तो अपना घर संभालिए। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, हम जनता के पैसे का सदुपयोग करते हैं। हम जनता के पैसे से ट्रस्ट नहीं बनाते गांधी खानदान की तरह, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बनाते हैं। विद्रोही जी, अपना घर संभालिए भाई। पैसे को एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं मानते, गरीब आदमी की प्रॉपर्टी मानते हैं और उस तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी विद्रोही जी। वरुण जी, हमारा घर संभला हुआ है। हिमाचल में भी यही कहते थे कि वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा करेगी या दूसरे करेंगे। कर्नाटक में भी यही कहते थे, राजस्थान में भी यही कहते थे। कह रहे हैं यही मध्य प्रदेश में इन्होंने जुमले उछाले, यही जुमले इन्होंने छत्तीसगढ़ में उछाले। हर जगह कांग्रेस एकजुटता से लड़ रही है और हर जगह हार रहे हैं।
ये जुमले उछाले गए, हमारी चिंता ना करो। हमने गलतियां की जिसकी वजह से आप हरियाणा में 10 साल राज कर गए। अब आप कहीं ढूंढते नजर नहीं आओगे। आप हमें कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी हैं। क्या? अरे आप जैसे भ्रष्टाचारी देश में नहीं, पूरे देश की संपत्ति बदल गए क्या? वही नेता, वही नीतियां, वही कार्यक्रम, भूखे नंगे संगी, उनके हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ के कार्यालय बन गए। एक मिनट, करोड़ रुपया विद्रोही जी, विद्रोही जी, विद्रोही जी, इन्होंने विद्रोही जी, जब इन्होंने हम पर आरोप लगाए, इनको नहीं रोका आपने। नहीं नहीं, जब मैं जवाब दे रहा हूं आप तो क्या 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 आप भूखे नंगे शब्द इस्तेमाल करेंगे? हाँ, नहीं, क्या बात कर रहे हैं विद्रोही जी? नहीं अच्छा लगता। में यही स्थिति में नहीं रही हो, पर आप विरोधियों का सम्मान करते हैं ना, आप तो अपने विरोधियों का सम्मान करते हैं। वरुण जी जैसी भाषा बोलेंगे वैसा ही जवाब। ऐसा क्या कहा उन्होंने? इन्होंने ही छेड़ा है, ये बात इन्होंने ही छेड़ी है, मैंने नहीं छेड़ी। मैं तो अपने वक्तव्य में केवल, चलिए ठीक है सर, मतलब मेरा काम था आपको बताना कि आपके कद पे अच्छा नहीं लगता। ये वरुण जी क्या मतलब है? नहीं ठीक है सर, आप रहिए अपने शब्दों के साथ। वो आप जैसे सीनियर आदमी पे शोभा नहीं देता, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम ट्रस्टों के नाम पर लूट कर गए। इनके पास हरियाणा में कहाँ संपत्ति थी, कहाँ भाजपा के कार्यालय थे, कहाँ इनके कार्यालय थे, हजारों करोड़ रुपए कहाँ थे इनके बैंकों के अंदर, कहाँ से आ गए? क्या आसमान से चिपक गए? क्या इनके पास कलप वर्ष आ गया? विद्रोही जी ये कह रहे हैं कि इनकी जो यात्रा है वो लोगों की समीक्षा करने के लिए। भाई आप तो महाज्ञानी है, हम तो मूर्ख है। वरुण जी आपको भी कितने साल हो गए पत्रकारिता करते करते? 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव सरकार की उपलब्धियों के लिए देश भर में सरकारी यात्रा, सरकारी अधिकारी, मैं नहीं कह रहा, कहीं उन्होंने नहीं कहा समीक्षा की जाएगी, उन्होंने कहा सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी और 60 दिन तक चलेगी। 15 दिन बाद जब इनकी यात्रा खत्म होगी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्या हरियाणा की जनता या देश की जनता या देश के राजनीतिक दल मूर्ख है क्या? आपका गोदी मीडिया पर कब्जा हो सकता है, आपका सरकार पर कब्जा हो सकता है, पर देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि भाजपा सत्ता का नगद दुरुपयोग कर रही है। आप फेल हो चुके हैं हर जगह। आप उपलब्धियों पर वोट मांगते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कई सनातन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कई मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, मंदिर तो सारे नेता जाते हैं ना। एक मिनट विद्रोही जी, विद्रोही जी अब मेरे सवाल को सुन लीजिए। जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर मंदिर तो सारे नेता जाते हैं। अरे मंदिर की वो अपना व्यक्तिगत मामला। व्यक्तिगत कैसे? एक मिनट नहीं, एक मिनट चौहान साहब प्लीज, मेरा एक सवाल है। चौहान साहब मेरा नहीं, एक मिनट मेरा सवाल है। चौहान साहब प्लीज, मेरा एक सवाल है उनसे। नहीं विद्रोही जी, जिस राज्य में चुनाव होता है, जिस राज्य, एक मिनट विद्रोही जी, पता नहीं, पंथ पता नहीं, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट रुक जाइए बस, मैं एक सवाल पूछ लूं। जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के मंदिर तो जाते हैं ना सारे नेता? कौन इंतजार कर भाजपा जाए? मैं क्या भाई कांग्रेस के नेता भी तो जाते हैं। कौन इनकार कर? प्रधानमंत्री आप वरुण जी, अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में खेलना चाहते हैं खेले। अरे भाई आप कमाल कर रहे हैं विद्रोही जी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में तो कांग्रेस के नेता भी मंदिर जाते हैं ना दर्शन करने। आप सुनना नहीं चाहते? आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे। आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे। मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रोज मंदिर में जाए, भाजपा का नेता रोज मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, उनकी इच्छा है, वो उनका स्वतंत्र अधिकार। मैं कह रहा हूँ चुनावों के अंदर मुद्दा, चुनावों के अंदर जब कोई पार्टी धर्म को मुद्दा बनाती है, सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाती है, तो वो पार्टी अपनी विकास और उपलब्धि और जनहित के नाम पर उसके पास कुछ नहीं होता। तभी वो मजबूर होकर बताती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बस आप जवाब दे दीजिएगा मुझे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया, उससे पहले उसे विवादित कहा जाता रहा, तो 19 से लेकर अब तक 4 साल हो गए, अब तो विवादित नहीं है। अब कांग्रेस का कोई नेता वहां जाता नहीं। शब्द प्रयोग किया है, मैंने कहा विवादित। अरे मैं कह रहा हूं ना, आप सुनिए तो सही।
जब देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया, विवादित नहीं रहा, हमें क्या आपत्ति है? नहीं आप भी की पार्टी के नेता भाई प्रमोद कृष्णन कहते हैं 4 साल से कोई कांग्रेस का नेता वहां पे नहीं गया, तो बीजेपी एडवांटेज लेती है, तो फिर आप देखिए। प्रमोद कृष्णन कहीं भी कांग्रेस का नेता नहीं है, वो संघियों का दलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल तो देश के पहले गृह मंत्री थे ना, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति उनकी गुजरात में लगी, तो कांग्रेस का कोई नेता वहां जाता क्यों नहीं है? कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भाजपा और मीडिया दोनों मिलकर सांप्रदायिक उन्माद फैला। अब आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आज के लिए बड़ा आसान है विद्रोही जी, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है शूट द मैसेंजर। मैंने सीधा सवाल पूछा, मुझे याद है आम आदमी पार्टी के नेता भी अयोध्या गए थे, राम मंदिर के दर्शन करने गए थे, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी ठीक है रुक जाइए, ठीक है विद्रोही जी, ठीक है। अब आपने आक्षेप लगा लिया तो आपका हो गया ना, ठीक है। हाँ जी चौहान जी, हाँ ठीक है सर, लगा लिया आपने आक्षेप लगा लिया, मैंने स्वीकार कर लिया आपका आक्षेप, बस ठीक है। हाँ जी, तो अगली बात यह है, भाजपा मान चुकी है कि वो बुरी तरह हार रही है, इसलिए उनके पास अब एक ही विकल्प बचा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करो, जनता को बहकाओ, क्योंकि जनता के बल पर ये जा नहीं सकते। आप अपने खुद के वीडियो 1.5 साल पुराने हरियाणा के देख लो, इनके कार्यक्रमों में कितने लोग आते हैं, हमारे कार्यक्रम में कितने लोग आते हैं, और किस तरह संगीनों के साए में इनके कार्यक्रम होते हैं। कोई भी लोकतंत्र के अंदर दल राजनीतिक कार्यक्रम करने को मजबूर हो जाए, इसका मतलब है वो दल जन विरोधी हो चुका है, जनता की विद्रोही जी है, अब इनका समय हो चुका है। ठीक है, एक एक करके आता हूँ, सबसे पहले रजवंत आ रहा हूँ जी, चौहान साहब आ रहा हूँ। हाँ जी देखिए वरुण भाई, कोई भी पार्टी अगर सत्ताधारी पार्टी है जो इतने लंबे समय से सत्ता में है, और अगर उसको अपनी उपलब्धियां बताने के लिए अगर कोई यात्रा निकालनी पड़े, और वो भी यात्रा अगर सरकारी खर्चे पे निकालनी पड़े, तो निश्चित तौर पर विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, विपक्ष तो सवाल करेगा ही करेगा। यात्रा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निकाली थी, वो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन पद यात्रा के माध्यम से, जिस प्रकार उन्होंने 3800 किलोमीटर चल के हरियाणा की जनता से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। अगर इसी प्रकार की अगर हरियाणा सरकार ने कोई काम किया होता तो जनता आज नाखुश नहीं होती। आज ये क्या यात्रा लेके जाएंगे, वहां पर इनको मिलेंगे, वहां पर सरपंच भी मिलेंगे जो कहते हैं कि आज हम परेशान है, हम जनता के काम नहीं करा पा रहे, वहां पर कर्मचारी भी मिलेंगे, वहां पर वो महिलाएं भी मिलेंगी जिनको लाठियों से पीटा गया है, वहां पर बेरोजगार युवा भी मिलेंगे जो सरकार से सवाल तो करेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि रोजगार हमने दे दिया लेकिन रोजगार नहीं मिला। वहां पर वो लोग भी मिलेंगे कि हमने आपको 9 साल पहले वोट दिया और उसके बाद भी हमने वोट दिया, लेकिन आप हमें 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दे रहे, लेकिन पड़ोस के राज्य राजस्थान में आप 400 रुपए सिलेंडर की घोषणा करते हो। उससे पहले हरियाणा में भी सरकार हरियाणा में और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राम मंदिर बन गया, लेकिन हरियाणा के लोगों को नहीं कहते कि आपको अयोध्या लेकर जाएंगे, लेकिन राजस्थान के लोगों को कहते हैं कि आपको यात्रा कराएंगे। तो इन लोगों का ये कोई, इनका जो विकास की बातें हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे। जनता को अयोध्या में लेके जाऊंगा। अगर कहीं पर इनके नेताओं के भाषण में अगर आपने विकास की बातें देखी हो तो निश्चित तौर पर हम मानेंगे कि इन्होंने विकास किया। इन्होंने विकास कोई किया ही नहीं, ये जनता को बरगला कर वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा में महंगाई है, ये राजस्थान की महंगाई का काम करने की बात करते हैं। हरियाणा में पर सत्ता नहीं है, वहां की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये 75 पार का जो इन्होंने नारा पिछली बार दिया था, जनता ने इनका भ्रम तोड़ दिया। इस बार एक बार आप और देखिए, इस बार ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अनुराधा जी क्विक एक रिएक्शन, उसके बाद मैं जा रहा हूँ चौहान साहब के पास। वरुण जी, किन योजनाओं की बात भाजपा करती है, ये बार बार बहुत बार डिबेट में विषय आता है। आयुष्मान योजना की जो धज्जियां उड़ी हैं, जो द्वारिका एक्सप्रेस पे प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ी है कि 25 करोड़ से 250 करोड़ हो गया, जो भ्रष्टाचार सारे प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, जो कूड़ाघर बन गया गुड़गांवा, कूड़ाघर बन गया फरीदाबाद। आप मुझे बताइए, सरकारी अमले की जरूरत इसीलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो लोग उनका घेराव कर लेते हैं। अभी चौहान साहब कह रहे थे कि आप भी आइए, विपक्ष के लोग, आपका स्वागत है। अरे भाई, आप तो कहते हो ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पीट के बाहर निकालो, इसको सिक्योरिटी से बाहर निकाल दूंगा। वो कहते हैं ज्यादा बोले, मुख्यमंत्री जी अपने जनसंवाद में कहते हैं अरे ज्यादा बोले तो देखो ना मेरी सिक्योरिटी खड़ी है, ये उठा के बाहर फेंक देगी। आप कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सरकारी अमले का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप संगीनों के बंदूकों के साए में आप पुलिस को सामने खड़ा करके लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। भूल गए चौहान साहब,
सरपंचों को मारा था, सरपंचों ने फैसला किया था गांव में नहीं घुसने देंगे। आप इसलिए डीसी को नोडल ऑफिसर बना के आप यात्रा बना रहे। वरुण जी आप बताइए, अभी वेद जी भी इसी बात को कह रहे थे, आज तक देखा है कि नोडल ऑफिसर से डीसी को बना के और गवर्नर यात्रा करें? ये सारा जो तमाशा है ये सिर्फ इसलिए है कि जनता इन्हें नकार चुकी है, इन्हें अपने फेलियर का पूरा पूरा एहसास है, कार्यकर्ता इनके खिलाफ है और ये अब अपनी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की और भारत की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जनादेश है हरियाणा में भी और देश में भी सरकार चलाने का। सरकार की योजनाओं को सरकारी अमले के माध्यम से जनता के पास और अधिक गंभीरता के साथ, गहनता के साथ, सघनता के साथ पहुंचाने के लिए अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे विरोधी कैसे बिलबिलाते हैं और किस हद तक बिलबिला सकते हैं वो आपने आज की डिबेट में देख लिया। मैं अनुराधा जी को याद कराना चाहूंगा कि अनुराधा जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वो लोग तो अच्छे लग सकते हैं जिनका खुद का दामन जो है वो पाक साफ हो, परंतु अनुराधा जी की पार्टी एक क्षण अनुराधा जी बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। कोई भी प्लीज प्लीज ये तमाशा बंद करिए, ऐसे नहीं, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए, ऐसा मत करिए, ये मत करिए। अगर अनुराधा जी की पार्टी के, देखिए वरुण भाई ये तो तरीका ठीक नहीं है। अनुराधा जी प्लीज, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, अनुराधा जी प्लीज। अनुराधा जी उस पार्टी की नेत्री हैं जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेलों में बंद हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही, और ये हमको यहाँ भ्रष्टाचार पर उपदेश दे रही हैं। गिरेबान में झांकना तो चाहिए ना कभी कभी बहना, आप बड़ी बहन हैं, कभी आत्मनिरीक्षण भी किया करें। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं, आपके लिए दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं। इंडियन नेशनल लोकदल अपना घर संभाल ले, कांग्रेस अपना कलह समाप्त कर ले। और एक अंतिम वाक्य केवल वरुण भाई के सनातन का विरोध कितना गहरा वेद प्रकाश विद्रोही जी और इनकी पार्टी के भीतर भरा हुआ है। अगर इनके एक नेता ने, वो संयोग से एक सन्यासी हैं, इनके एक सन्यासी नेता ने अगर सनातन की बात कर दी और राम मंदिर की बात कर दी तो चैनल पर बैठ करके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो संघियों का दलाल है। श्री राम वो संघियों की विरासत है, ये मान लिया इन्होंने, क्योंकि ये श्री राम के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, अयोध्या के विरोधी हैं, काशी के विरोधी हैं, मथुरा के विरोधी हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर एक व्यक्ति भी राम की बात करता है तो उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं वरुण जी आपने देख लिया। एक व्यक्ति भी राम की बात करे तो उसकी क्या दुर्गति करते हैं कांग्रेसी, उसका प्रमाण वेद प्रकाश विद्रोही जी ने आपके चैनल पर पैनल पर दे दिया। रगों में भरा है राम का विरोध, रगों में बहता है भारत का विरोध। ऐसी पार्टी को हरियाणा में और देश में कोई जगह मिलने वाली नहीं। 24 में विद्रोही जी, विद्रोही जी, विद्रोही जी, ये राम का विरोध ले बैठेगा आपको, आपकी जड़ों में मट्ठा का काम करेगा। श्री राम का विरोध, अयोध्या का विरोध, श्री कृष्ण का विरोध, भोलेनाथ और विश्वनाथ का विरोध आपको लेकर के बैठ जाएगा। ऐसी अधर्मी पार्टी, ऐसी विरोधी पार्टी, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, समय नहीं है। धर्म विरोधियों की कोई जगह नहीं भारत में, लिख लेना, रुक जाइए, धर्म विरोधियों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, रुक जाइए, चलिए आगे चुनावी मोड बनेगा तो और बात करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।